क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल। क्या आता आपके पास? ये क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल्स आता है। क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल्स एक्चुअल में हमारे पास क्या है, इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल्स है हमारे पास, ये क्या दिखाता है और इसको क्यों लाया गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। क्रॉनिंग एंड पेनी ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं। एक्चुअल में ये क्यों लाया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे कि हम लोग क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल के द्वारा हम बैंड स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर हल्का सा डिस्कशन करेंगे, यानी बैंड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ पर क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल्स को क्यों लाया है, इसके पीछे अगर रीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है हमारे पास, अभी क्योंकि हम लोग क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन मटेरियल है इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें या कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, किस मॉडल के थ्रू? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से हम लोग कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपके पास, क्या आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्री क्वांटम मैकेनिक्स के फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग और कुछ पैरामीटर्स हमारे पास है जिसे क्या कर सकते हैं आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हीट कैपेसिटी है, यानी हीट के बारे में जितने भी आपके पास पैरामीटर्स है उनको फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के द्वारा हम लोग समझा सकते हैं। कहाँ से समझा सकते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से समझाया जा सकता है। लेकिन अदर जो हमारे पास जो अदर पैरामीटर्स, जैसे कि हमारे पास दूसरे जो हमारे पास यहाँ, ये तो एक छोटी सी बातें, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है उसे आप लोग बहुत अच्छे से फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से समझा सकते हैं। हीट कैपेसिटी को भी आप लोग समझा सकते हैं। लेकिन कुछ पैरामीटर्स हमारे पास है, जैसे कि इंसुलेटर है, क्या आपके पास इंसुलेटर है, या फिर हमारे पास ये जो इंसुलेटर के साथ साथ हमारे पास कंडक्टर, क्या आपके पास इंसुलेटर के साथ साथ हमारे पास ये जो कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं आपके पास? कंडक्टर होते हैं। उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सक्षम नहीं था? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है वह इन चीज़ों को नहीं समझा सका। यानी आपके पास ये जो कोई मटेरियल है वह कंडक्टर क्यों होता है, कोई मटेरियल इंसुलेटर क्यों होता है, इसके बारे में हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं आते हैं, जिसके कारण से हमें यहाँ पर ये जो क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल्स लाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल्स क्यों लाया गया है, इसके पीछे रीज़न यह है कि हमारे पास ये जो क्रिस्टल टाइप के क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उनको समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने कुछ अभिधारणाएं दी थी। क्या थी वो? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था, जिसके द्वारा हम लोग इन चीज़ों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या फिर हीट कैपेसिटी हो, इनको बहुत आसानी से हम लोग समझा देते हैं। लेकिन इंसुलेटर है, कंडक्टर है, इनको हमें समझाने में प्रॉब्लम थी, यानी उसको हम लोग नहीं समझा सके थे। किसके द्वारा? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से। तो इसके लिए हमारे पास क्रॉनिंग एंड पेनी दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाया कि हमारे पास चूँकि ये जो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो डेफिनेशंस दी गई थी वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो माना गया था। क्या माना गया था? वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या माना गया था? ज़ीरो माना गया था, यानी टोटली फ्री है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री है, यानी जो भी क्रिस्टलाइन मटेरियल बनाया गया है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स
एग्जिस्ट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, फ्री माना गया था और वह इलेक्ट्रॉन से किसी भी तरह से बंधा हुआ नहीं है, यानी उसके ऊपर जो पोटेंशियल होता है वह ज़ीरो मानकर इसे एक्सप्लेन किया गया था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। कौन सा मॉडल आपके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल्स समझाया गया था। लेकिन क्रॉनिग एंड पेनी ने कहा कि ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं। तो क्रॉनिग एंड पेनी मॉडल ने दूसरा एजम्पशंस दिया है, जिसके लिए ये डायग्राम्स उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वह या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है वह आपके पास इस तरह से अरेंज होगा। एक एटम यहाँ पर है, दूसरा एटम यहाँ पर है, तीसरा एटम यहाँ पर है, और चूंकि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास? फिक्स होगी। इनके डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स होगी। अब क्रॉनिग एंड पेनी मॉडल ने कहा कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, क्या आपके पास न्यूक्लियस है, जनरली ये पॉजिटिव होता है। क्या होगा आपके पास? ये जो आपके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उस कंडीशन में क्या काम करता है? यदि ये न्यूक्लियस के अगर पास है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये पोटेंशियल का जो मान है वह ज़ीरो होता है, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाता है या बीचों बीच आता है तो इसके पास पोटेंशियल का मान V का मान क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। क्या आएगा आपके पास? मैक्सिमम। यानी इलेक्ट्रॉन यदि दो न्यूक्लियाई के बीच में अगर होता है, दो न्यूक्लियाई के बीच में अगर होता है तो हमारे पास यहाँ पर क्रॉनिग एंड पेनी ने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना। पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपके पास? यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होती है। ये क्रॉनिग एंड पेनी मॉडल ने एजम्पशंस किया। अब यहाँ पर अगर मैं इस टाइप से अगर एजम्पशन करता हूँ तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं आपके पास? पीरियोडिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ये जो पीरियोडिक पोटेंशियल है वह पीरियोडिक क्यों माना है? इसका रीज़न ये है कि आपके पास ये जो पोटेंशियल है वो ऐसा चलता है, यहाँ फिर ज़ीरो हो जाता है, फिर यहाँ से पोटेंशियल चलता है, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम होता है और फिर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है। फिर पोटेंशियल जाता है और फिर ज़ीरो हो जाता है, फिर पोटेंशियल बढ़ता है और फिर ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल है आपके कंटिन्यू पीरियोडिक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा क्रॉनिग ने, पेनी मॉडल ने, कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पीरियोडिक पोटेंशियल होना चाहिए। जबकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है कि पोटेंशियल ही ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। तो क्रॉनिग एंड पेनी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल माना गया। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग किसी भी पैरामीटर्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए आपके पास? श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी एनर्जी वेव फंक्शन वगैरह स्टडी करना है तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ जो पीरियोडिक पोटेंशियल दिया गया है वह कैसा है? बढ़ते हुए क्रम में है। क्या है आपके पास? यहाँ पर पीरियोडिक पोटेंशियल ज़ीरो है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मैक्सिमम जाता है कहाँ पर? दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर तक मैक्सिमम होता है और फिर रिड्यूस होने लगता है। कहाँ पर? जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास इधर जाता है तो क्या होगा आपके पास? इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। अब ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पार्ट पर श्रोडिंगर इक्वेशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। AC को यहाँ पर इस टाइप के पोटेंशियल में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्रॉनिग एंड पेनी मॉडल ने कहा कि नहीं, पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ साथ ये जो पोटेंशियल है वह किस टाइप से होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपके पास? ये पीरियोडिक पोटेंशियल कैसा होना चाहिए आपके पास? इस टाइप से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये क्या होना चाहिए आपके पास? ये जो आपके पास है ये आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है। यहाँ पर क्या आपके पास पोटेंशियल का मान क्या होगा? ज़ीरो है।
यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या आपके पास न्यूक्लियस है। जहाँ पर न्यूक्लियस होगा वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल क्या आएगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पर ये ज़ीरो है, पोटेंशियल ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और यहाँ पर पोटेंशियल का मान क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम। यानी दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में, दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में क्या होगा आपके पास, ये जो पोटेंशियल का मान मैक्सिमम होता है। तो इसे हम क्या करें, एक वेल के थ्रू डिफाइन किया इन्होंने। किसके थ्रू डिफाइन किया इसने, एक पोटेंशियल वेल के थ्रू इन्होंने डिफाइन किया है। तो पोटेंशियल वेल के थ्रू डिफाइन किया है, तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर पोटेंशियल जो, इसको दूसरे अगर शब्दों में कहें तो इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, विभव रोधक। क्या बोलेंगे आप इसको, विभव रोधक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आप एक ये वेल है, पोटेंशियल वेल है, क्या आपके पास ये पोटेंशियल वेल है, क्या आपके पास पोटेंशियल वेल है। और ये पोटेंशियल बैरियर, ये क्या आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से रोकेगा। यानी आपके पास ये बैरियर जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, यहाँ पर ये पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा, ये पोटेंशियल जनरेट करता है। तो पोटेंशियल जनरेट के कारण से यहाँ पर एक पोटेंशियल वेल जनरेट होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो पोटेंशियल है वह क्या होना चाहिए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। किसके अंदर, क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर। कहाँ पर होना चाहिए, क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास, ये जो पोटेंशियल है वह इस तरह से क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियाई है जहाँ पर पोटेंशियल का मान ज़ीरो है और दोनों के बीच में पोटेंशियल का मान क्या है, मैक्सिमम, जिसे हमने पीबी यानी पोटेंशियल बैरियर, विभव रोधक कहा है। और ये विभव का कुआं है, पोटेंशियल वेल है, कुआं है, क्या आपके पास कुएं के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये आपके पास ये जो क्रॉनिंग एंड पेनी ने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल ऐसा होना चाहिए। तो अगर इस टाइप का अगर आपके पास पोटेंशियल है तो यहाँ पर हम लोग इजीली श्रोडिंगर इक्वेशंस लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं आप, श्रोडिंगर इक्वेशन को इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल ने माना कि यहाँ पर पोटेंशियल पीरियोडिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, इसे स्क्वायर फॉर्मेट में जनरेट होना चाहिए। यानी आपके पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी आपके कुएं के फॉर्म में होना चाहिए और ये पोटेंशियल बैरियर के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये क्रॉनिंग एंड पेनी ने कहा। तो इन्होंने यहाँ पर एजम्पशंस ये सारा किया। क्या किया इसने, सारा एजम्पशंस किया इतना। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो एजम्पशंस इन्होंने किया है इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें हम लोग, मैथमेटिकली के। ये तो हमारे पास क्या था, एक थ्योरेटिकली आपके पास क्या था, एजम्पशंस था कि हमने इसको ऐसा क्यों माना। या फिर हम कहें कि हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि ये इंसुलेटर को और साथ में किसको डिफाइन नहीं कर रहा था आपके पास, कंडक्टर को। किसको, इंसुलेटर और कंडक्टर को। यानी आपके पास इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल सक्षम नहीं था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके लिए क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल ने इस तरह से क्रिस्टलाइन मटेरियल का ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट है या पोटेंशियल है वह इस तरह से अरेंज होता है, ये एजम्पशंस किया। अब हम मैथमेटिकली अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, मैथमेटिकली अगर पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स की टर्म में क्या एजम्पशंस आएगा। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये जो डायग्राम्स हमें दिया गया है इसके अंदर ये जो बैरियर है आपका, क्या आपके पास बैरियर है, -b से लगाकर यहाँ पर आपकी ये एक्सिस मान लो, यहाँ ये एक्सिस ये y है, क्या आपके पास y है और ये x है। तो ये 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है और इधर लेफ्ट राइट इधर साइड अगर हम चलते हैं तो ये माइनस वैल्यू आती है। तो ये कहाँ से आएगा, -b तक आएगा। कहाँ तक आएगा ये, -b, ये 0 तक जाएगा और 0 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वेल की a है, कितनी है आपके पास, a है। फिर ये आपके पास ये जो डिस्टेंस है आपकी कितनी होगी, b के बराबर, यह डिस्टेंस b के बराबर होगी। तो फाइनल हमारे पास ये जो रिजल्ट है
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, ये इधर वाला पार्ट और ये बीच वाला पार्ट बी के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, ए प्लस बी। क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी हो जाता है पोटेंशियल का मान। कहाँ से लगाकर, यहाँ से लगाकर। कहाँ से लगाकर, यहाँ से। अब हम एक रीज़न ये मान लेते हैं, और ये जो आपके पास ये जो पोटेंशियल बैरियर वाला पार्ट है, क्या आपके पास पोटेंशियल बैरियर वाला पार्ट है, और एक फ्री वाला पार्ट है। कौन सा आपके पास, पोटेंशियल वेल वाला जो पार्ट है उसको मैं फर्स्ट रीज़न मान लो और इसको सेकेंड रीज़न में मान लेता हूँ। अब यहाँ जो हम लोग पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास पोटेंशियल का मान है हमारे पास, कहाँ पर किस तरह से वैरी होता है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो आपके पास पोटेंशियल, क्या आएगा आपके पास, पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ है वह कहाँ से कहाँ तक वैरी होगी। यानी आपके पास ये जो बाउंड्री कंडीशन कहें आप उसको, या कंडीशन कहें, तो ये जो पोटेंशियल का मान आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक जगह ज़ीरो होगा। कहाँ है, इस जगह। कहाँ आपके पास, इस जगह। यानी आपके पास x की जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, a लेस देन आर इक्वस टू, या फिर 0 ग्रेटर देन आर इक्वस टू, यानी इस रीजन के अंदर। यहाँ पर पोटेंशियल का मान क्या है, 0 है। यानी इस रीजन के अंदर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, a से 0 तक, 0 से a तक। यदि यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर है, क्या आपके पास इसमें लेस देन है, क्या है आपके पास, फिर v इक्वस टू वी नॉट। क्या आपके पास v इक्वस टू वी नॉट है। यहाँ पर मेरे पास ये जो पोटेंशियल बैरियर मेरे पास है, मैक्सिमम हाइट है, वह मैंने कितनी मान रखी है यहाँ पर देखिए आप, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम हाइट कितनी है, पोटेंशियल का मान, इसका जो मान है वह कितना है, वी नॉट के बराबर है। इसका मान किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर। और ये किस रीजन के अंदर है, इस रीजन के अंदर है। किस रीजन के अंदर है ये, इस रीजन के अंदर। यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा और -b से बड़ा। क्या होना चाहिए, -b से बड़ा। x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, a से आपके पास स्मॉल, ये सॉरी कहाँ है, 0 से, क्या आपके पास 0 से छोटा, 0 से छोटा और -b के बीच। क्या होना चाहिए, 0 से छोटा और -b से बड़ा। तो वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, v नॉट के बराबर आता है। तो इस तरह से हमारे पास कितने रीज़न हो गए, 2 रीज़न से आ गए। आपके पास ये फर्स्ट रीज़न मान ले, या उल्टा भी मान सकते हैं, इसको फर्स्ट रीज़न और इसको सेकेंड रीज़न, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी मान सकते हैं आप लोग। अब ये जो आपके पास 2 रीजन्स आए हैं, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम AC की बात करें, ऐसे मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन, इसकी बात करें हम लोग, श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें। श्रोडिंगर इक्वेशन जनरली हमारे पास 2 टाइप की होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे। तो ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम निर्भर, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी उसके ऊपर निर्भर होना, इंडिपेंडेंट यानी उससे स्वतंत्र होना। तो यहाँ पर हमारे पास ये श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल में हम सिर्फ इक्वेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर ये जो श्रोडिंगर इक्वेशंस आपकी होती है वह किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करें। तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल क्या आएगा आपके पास, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ए माइनस वी और साई इक्वल्स टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। ये क्या होती है आपके पास, श्रोडिंगर इक्वेशंस होती है। इन दोनों रीज़न के लिए इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे। हमारे पास अगर हम फर्स्ट रीज़न की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, फर्स्ट रीज़न की अगर बात करें, दोनों रीज़न के लिए अलग अलग सॉल्यूशन आएगा। दोनों रीज़न के लिए अलग अलग हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, और उसी से हम लोग आगे
ये प्रूफ करके बता देंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है, या उसके अंदर एनर्जी बैंड किस तरह से डिफाइन की जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ तो पोटेंशियल का मान कितना है, 0 है, इसका मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। उस कंडीशन मेरे पास जो इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर बाय साई और प्लस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, और साई इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यू है एक कोफिशिएंट के बराबर मान लेता हूँ अल्फा स्क्वायर, इसको किसके बराबर मान लेता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर के बराबर मान लेता हूँ। ये ब्लॉच हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो आपके पास वैल्यूज़ है वह किस तरह से वैरी होती है इसके बारे में देखो। यहाँ पर मैंने इसको क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर साई और इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0 मान आ जाता है। इसे कोई इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए, आपके नोट्स में सब दे रखे हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा हमें व्यवस्थित देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकेंड रीज़न की बात करें, डेल स्क्वायर साई, क्योंकि दोनों के लिए मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए, प्लस 2m और बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पर हमारे पास ये जो पोटेंशियल दिया गया है क्या आपके पास V0 है, यहाँ पोटेंशियल कितना दे रखा है, V0 दिया गया है। अब यहाँ से मेरे पास ये जो है एक और मैं कॉफिशिएंट मान लेता हूँ 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर V माइनस ई, V0 बाई ई, V0 माइनस ई, ये बराबर ये मान लेता हूँ क्या है, बीटा स्क्वायर के बराबर, V0 माइनस ई के बराबर। तो यहाँ पर मेरे पास ई माइनस वी है, तो यहाँ से मेरे पास क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0 वैल्यू आती है। तो मेरे पास इस तरह से मेरे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, रीज़न फर्स्ट और रीज़न सेकेंड के लिए। अब इस प्रकार से हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती है, ये क्या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती है, उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपने बीएससी फाइनल ईयर में अभी आप लोग पढ़ोगे, इसके बारे में सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। अब यहाँ पर हमारे पास इसका, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मैं एक सॉल्यूशन मानता हूँ साई, क्या मानो इसका सॉल्यूशन, साई इक्वल्स टू क्या, एक सॉल्यूशन मान लें, क्या मान लें, इसका हम सॉल्यूशंस मान लेते हैं। साई इक्वल्स टू क्या मान लूँ मैं इसमें, साई इक्वल्स टू ई की पावर आइटा के एक्स, ई की पावर आइटा के एक्स, क्या मान लो इसकी पावर ई की पावर आइटा के एक्स, और यहाँ पर साई ऑफ आर, क्या आपके पास साई ऑफ आर मान लेता हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आती है, क्या आती है आपके पास, वैल्यूज़ आपकी आती है, वह क्या आएगी आपके पास, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आती है, इसका मान अगर मैं कहाँ ले जाऊँ मैं, ये जो आपके पास, इसको मैंने किस तरह से माना है, इसको ध्यान से देखें हम लोग, क्या करें हम लोग, इसको ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास ये जो, ये कहाँ से लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास एक ब्लॉच थ्योरम होती है। कौन सी थ्योरम होती है आपके पास, ब्लॉच थ्योरम होती है। ये जो ब्लॉच थ्योरम होगी आपके पास, क्या होगी आपके पास, ब्लॉच थ्योरम होगी, वह किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी जैसे मेरे पास वहाँ पर लिखा हुआ था, पहले क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने ब्लॉच के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन करता है, ब्लॉच मतलब होता है हमारे पास ये जो साई
हमारे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि जनरली तो हम लोग किसी का सॉल्यूशन अगर मानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो e की पावर आइटा के एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं आप लोग? e की पावर आइटा के मानते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास e की पावर आइटा के नहीं मानेंगे आप, यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? ब्लॉच के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ब्लॉच के अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसा माना जाता है। किसके अनुसार? ब्लॉच की थ्योरम हमें यह कहती है कि हमारे पास सॉल्यूशन, क्या आपके पास सॉल्यूशन है वह x प्लस ए प्लस बी पर, क्योंकि मेरे पास ये इस दूरी पर वापस साई ऑफ x ही आ जाएगा, लेकिन इसके साथ आपके पास साई ऑफ r का एक मल्टीप्लायर आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास? यहाँ पर वेव फंक्शन के साथ एक क्या आ जाता है? एक मल्टीप्लायर। क्या आ जाता है आपके पास? मल्टीप्लायर आ जाता है। तो यहाँ पर आफ्टर ये देखो a प्लस ए डिस्टेंस पर, यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप, ये 0 से चले, हम कहाँ से चले? हम लोग 0 से। तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा? e की पावर आइटा के एक्स। लेकिन इस डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? ब्लॉच ये कहता है यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन है वह e की पावर आइटा के एक्स और u के ऑफ एक्स। साई में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूज़न करता है साई। तो u के ऑफ एक्स एक मल्टीप्लायर आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास? मल्टीप्लायर आ जाता है। और इस सिलेबस के अंदर आपको साई लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसके अंदर? साई। u के ऑफ एक्स की जगह साई लिखा गया है। साई इज़ नथिंग बट आपके पास एक वैल्यूज़ का मल्टीप्लायर है। क्या आपके पास वैल्यू के क्या आ जाता है? मल्टीप्लायर आ जाता है। तो u की टर्म में लिखे या साई की टर्म में लिखे, एक ही बात है। तो यहाँ पर इस तरह से ब्लॉच ने क्या डिफाइन किया था कि यहाँ पर हमारे पास एक पीरियोडिक पोटेंशियल, एक पीरियड के बाद, क्योंकि ये एक पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक वापस रिपीट होता है। क्या होता है आपके पास? क्योंकि यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, ये हाइट है, तो वापस यही वाली हाइट यहाँ से चालू होती है, इसलिए इसको क्या बोला इसने? पीरियोडिक कहा था। तो पीरियोडिक को डिफाइन करने के लिए किसने? ब्लॉच ने दिखाया। किसने दिखाया? ब्लॉच की थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशंस मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया मैंने, इसका सॉल्यूशन माना। अब ये आ गए आपके पास साई की वैल्यू। किसकी आ गई आपके पास? साई की वैल्यू आ जाती है। अगर इसका सॉल्यूशन मैं अगर ये मानता हूँ तो उस कंडीशन में मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इधर भी मेरे को डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा। रिटर्न करने के बाद मेरे पास एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? इसका में एक सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये जो आप सॉल्यूशन निकालते हो, क्या निकालते हैं आप लोग? सॉल्यूशंस हम लोग निकालते हैं, वह किस तरह आपने फाइंड किया है या किस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ये आप लोग वहाँ BSc फाइनल ईयर में बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। अब ये जो दो आपके पास कौन सी इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी। क्या बनेगी आपके पास? ये 2 सॉल्यूशंस बनेंगे। इन दोनों को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। साई फर्स्ट वाले की अगर बात करें, क्या करें हम लोग? साई की बात करें तो आपने जैसे मान लीजिए 2 पावर की क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स कितने आएंगे आपके पास? 2 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे आपके पास? 2 रूट्स आएंगे। तो इसको आप जनरल सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं आप? ए की पावर अल्फा एक्स और फिर बी की पावर माइनस बीटा एक्स। इस तरह से आपने डिफाइन करते हैं आप लोग इसी का सॉल्यूशन। फिर हमारे पास ये जो रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं और बाउंड्री कंडीशंस लगा कर क्या करते हैं हम लोग? ए और बी के मान निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास जो साई और साई 1 ये इनके जो सॉल्यूशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है फाइनल है, वो हमें एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट याद रखना है। इसका कोई सॉल्यूशंस हमें नहीं करना है। क्या आपको सॉल्यूशंस नहीं करना है? ए अल्फ़ा ए और प्लस कॉस अल्फ़ा ए
और इक्वल्स टू कॉस के ए, कॉस के ए। ये जो सॉल्यूशन है हमें डायरेक्ट याद रखना है, पी साइन एल्फा है, पी साइन एल्फा है, क्या आपके पास पी साइन एल्फा है बाई एल्फा है प्लस कॉस एल्फा है इक्वल्स टू कॉस के ए। इन दोनों को हमें पूरा डिटेल्स नहीं लिखना है, सारा सॉल्यूशन नहीं लिखना है हमें, यहाँ सिर्फ हम लोग ये चीज़ें याद रखनी है। तो P इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास mv0 AB, क्या आपके पास AB और बाय हमारे पास h स्क्वायर, क्या आपके पास h स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर P ये वैल्यूज़ हम लोग सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास V0 इंटू क्या आपके पास ये B है, क्या आपके पास B है या AB है। ऐसा लग रहा है कि ये एरिया की डेफिनेशन है, एरिया का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट लग रहा है ये एरिया, ये लेंथ, ये हाइट जैसा लग रहा है और ये ब्रेथ जैसा लग रहा है, यानी ये एरिया का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट लग रहा है आपको, एरिया का कंपोनेंट है ऐसा लगता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये फाइनल सॉल्यूशंस हमारे पास आता है। इसका जो सॉल्यूशन है यदि मैं इसको अगर देखूं तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वह कितनी हो सकती है, प्लस से माइनस ए तक। इसका मान कितना होगा, प्लस से माइनस ए तक वेरी हो सकता है कि ए का मान कितना हो सकता है यहाँ पर +1 से -a तक वेरी हो सकता है। तो क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल ने इस इक्वेशन की सहायता से एक ग्राफ ड्रॉ करा और यदि मैं इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखूं तो इसका मान कितना आ रहा है, प्लस से -1 तक वेरी होता है। तो उस कंडीशन में मैंने ये जो +1 और ये -1 की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी। क्या कर दी मैंने, यहाँ पर यह वैल्यू फिक्स कर दी, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर मान इसका आ ही नहीं सकता है और इससे नीचे इसका मान नहीं आ सकता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो ग्राफ ड्रॉ होता है वह इस तरह से ड्रॉ होता है। अब हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज़ है वह इस तरह से, यदि इस इक्वेशन का क्या करें हम लोग ग्राफ अगर खींचते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये इधर y एक्सिस पे ले लें और इधर क्या ले लें हम लोग अल्फ़ा ए, इधर क्या ले लें अल्फ़ा ए के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा हमें ग्राफ मिलता है। ग्राफ के अंदर हमारे पास ये जो है नॉट अलाउड है, यानी ये फॉरबिडन गैप है। क्या आपके पास ये फॉरबिडन गैप है। इसके साथ साथ हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है देख लो ध्यान से, यहाँ पर ये कम है ये ज़्यादा है, इधर कम में वैल्यू है और फिर ये वैल्यू बढ़ती जाती है, इधर ये वैल्यू बढ़ती जाती और जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो वो एज ए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉरबिडन गैप जिसको आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड से मेरा यहाँ पर यह आशय है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो अल्फ़ा ए का मान है यहाँ पर क्या है +-1, क्योंकि ये कुछ ही चीज़ों पर वैलिड होता है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज़ है वह भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही वैलिड होगी। पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या होती है, वैलिड होती है। कहाँ पर वैलिड होती है, इस रीजन के अंदर। कहाँ पर, इस रीजन के अंदर। इसलिए हमने यहाँ पर इसको वैलिड माना है और इसको क्या माना है, नॉट वैलिड। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आपके पास कौन सा बैंड आएगा, आपके पास कंडक्टिंग बैंड होगा और ये वाला जो आपके पास पार्ट कौन सा होगा, फॉरबिडन गैप। ये वाला कौन सा पार्ट आएगा आपके पास, फॉरबिडन गैप। जैसे कि बैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं ना कि वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं और इसको कंडक्टिंग बैंड बोलते हैं, इसको कंडक्टिंग बैंड के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली जब हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर ये जो फॉरबिडन गैप है लगभग गायब हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये अलाउड बैंड आपका क्या होगा, यहाँ पर ये एनर्जी लगभग गायब हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वह इस पैरामीटर को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एनर्जी स्टेट है वह क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हम इसको क्या देखें, पोटेंशियल वेल के अंदर अगर देखें, ई के और के बराबर 2π/λ होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी में देखें तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास है इसको फर्स्ट बिलियन जोन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को
फर्स्ट बिलियन जोन के नाम से जाना जाता है। तो पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए के अंदर आपके पास क्या है, फिक्स है। फिर यहाँ पर ये गैप आ गया, क्या आ गया आपके पास, गैप आ गया। फिर यहाँ फील्ड बेंड हो गया, फिर यहाँ पर गैप आ गया, फिर ये फील्ड बेंड हो गया, फिर गैप आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ आपकी क्या होती है, ये फील्ड बेंड हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, गैप वाला पार्ट हो गया। क्या आ गया आपके पास, गैप वाला पार्ट हो गया। तो फाइनल हमारे पास ये जो बैंड स्ट्रक्चर है वह पैरामीटर्स कैसे जनरेट हो जाता है आपके पास, ये वैलेंस बैंड हो जाता है, बीच में फॉरबिडन गैप वाला और ऊपर वाला कौन सा आता है, कंडक्शन बैंड जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल ने ये समझाया कि हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर बेंड होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर क्या होता है, हमारे पास बेंड होता है। और वो जो बेंड होता है वह किसके टर्मिनोलॉजी में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको चाहो तो हम लोग इसको दो केस के अंदर इसको सॉल्व किया जाता है, इसको दो केस के अंदर सॉल्व किया जाता है। एक तो अगर मैं मान लीजिए हम लोग p इक्वस टू इन्फिनिटी रख दें या p इक्वस टू ज़ीरो रख दूँ, मैं p इक्वस टू ज़ीरो रख दूँ, p इक्वस टू अगर इन्फिनिटी रखूँ मैं यहाँ पर, तो ये जो p वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ बट्टे में ले आऊँ, इसको बट्टे में ले आऊँ, तो यहाँ पर ये बट्टे में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, इन्फिनिटी अगर रखता हूँ तो ज़ीरो आ जाएगा और ये क्या आ गया आपके पास। और फाइनली अल्फ़ा ए ये पार्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो गया, ये तो उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी। और जब ये इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, ज़ीरो ए आता है। अल्फ़ा ए बराबर क्या आएगा आपके पास, एन पाई होता है। ये फार्मूला आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करें हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर का मान क्या माना था आपने यहाँ पर, 2me, क्या माना था आपने, 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या माना था आपने, ये माना था आपने, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ, एनर्जी का मान निकाल लेता हूँ। किसका मान निकाल लूँ मैं यहाँ पर, एनर्जी का मान। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी आपके पास, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर और बाई क्या बचेगा आपके पास, 2m। या फिर यहाँ एच क्रॉस का मान भी रखा जा सकता है। अब ये जो एनर्जी है ये मेरी काय में आई है, एन की टर्म में, काय के में एन, और एन इज़ नथिंग बट क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपने हाइड्रोजन का आप जब फर्स्ट ये पेपर पढ़ेंगे तो परमाणु का जो आपके पास मॉडल होता है, एटॉमिक मॉडल्स होता है, क्रॉनिंग ये अपने पास परमाणु का मॉडल्स है, उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिट का स्ट्रक्चर है हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। तो एनर्जी स्टेट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। यदि यहाँ पर एक एनर्जी का मान अगर फिक्स आता है, एनर्जी का मान अगर फिक्स आता तो फिर हम कहते कि यहाँ पर बैंड नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ आई है, एन की वैल्यू आई है, एन का मान 0 1 2 3, ये जो कॉन्सेप्ट है वह किसको दिखाता है आपके पास, बैंड का कॉन्सेप्ट। किसका मान बताता है, ये बैंड का कॉन्सेप्ट बताता है। और बैंड का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है एक्चुअल में यह कंडक्टर की डेफिनेशन है। क्या आपके पास ये जो आपके पास है वह किसको डिफाइन करता है, कंडक्टर की पूरा एक्सप्लेनेशन करता है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमारे पास बैंड होते हैं, बैंड के अकॉर्डिंग उसके हम डेफिनेशन से देते हैं। तो n इक्वल्स टू 0 1 2 3 आना मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बैंड उसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं। और यही क्रॉनिंग एंड पेनी मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग p इक्वल्स टू कहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 0 पर भी सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर एनर्जी का मान आपके पास आएगा p स्क्वायर बाई 2m, क्या आएगा आपके पास, p स्क्वायर बाई 2m आता है। यह अब एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ पर देखो ये फिक्स एनर्जी है, क्या आपके पास फिक्स एनर्जी है। फिक्स एनर्जी है मतलब इसे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जैसा, क्योंकि इसके अंदर एन है आएगा ही नहीं। इसके अंदर एन है मतलब क्या है, यहाँ बैंड है।
क्या आपके पास बेंड है। तो ये जो P इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला पार्ट है हमें यह एक्सप्लेन करके बताता है कि इसके अंदर बेंड एग्जिस्ट होता है। तो इस प्रकार से क्रोनिग एंड पेनी मॉडल ने क्या दिया, क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर बेंड होता है, यह क्लियर करके इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं, क्रोनिग एंड पेनी मॉडल के बारे में देख सकते हैं।